देखिए, जीतने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। देखिए, आज है 13 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एक न्यूज ये है कि जो आपका वार्षिकांक है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 3 कल शाम को अपलोड हो गया था और आज शाम को 5 बजे जो है पार्ट 4 भी अपलोड हो जाएगा और इस तरीके से ये सीरीज जो है डेली चलते रहेगा। तो आप इसको देखते रहिए और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला सबसे धमाकेदार प्रश्न है कि गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए, क्रम से 18वें मुख्यमंत्री गुजरात के बन गए भूपेंद्र पटेल। देखिए, 12 दिसंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है। और देखिए, जो राज्यपाल होता है ये मुख्यमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसलिए जो गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इन्होंने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो आपके भूपेंद्र पटेल हैं इनको 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और अगला प्रश्न है कि 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक और न्यायाधीश बन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है दीपांकर दत्ता। देखिए, सभी न्यायाधीशों की उपस्थिति में जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देखिए, जो आपके जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं इनकी नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय में अब न्यायाधीशों की संख्या जो है 28 हो गई है। देखिए, वैसे तो सामान्य रूप से 31 न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन 28 है प्रेजेंट टाइम में दीपांकर दत्ता की नियुक्ति को लेकर। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। देखिए, कोई भी घटना अगर दुनिया में पहली बार होती है वो तो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो इसी प्रकार भारतीय ओलंपिक संघ में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में PT उषा को अपॉइंट किया गया है। देखिए, पूर्व एथलीट PT उषा को कानूनी तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और देखिए, 58 वर्षीय PT उषा 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं और इनको 1984 में ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथा स्थान जो है हासिल हुआ था। इनको भारत की उड़न परी या फिर उड़न तस्तरी भी कहते हैं। PT उषा को ये प्रश्न एग्जाम में अब तक अनगिनत बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि PT उषा को अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है रखा गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पर। मनोहर पर्रिकर कौन है? ये गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत के सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मनोहर पर्रिकर के नाम से जाना जाएगा। और देखिए, अभी हाल ही में गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। और देखिए, ये एयरपोर्ट जो आपका है जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और ये नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये मनोहर पर्रिकर के नाम से जाना जाएगा। और देखिए, हाल ही में किसने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भारतीय संविधान में। देखिए, एक सांसद हैं किरोड़ी साल मीणा, इन्होंने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को अभी हाल ही में पेश किया है। देखिए, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी साल मीणा ने राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और इसका विपक्ष ने विरोध भी किया। देखिए, आपको बता दूं, जब ये राज्यसभा में पेश किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस विधेयक के पक्ष में 63 वोट हुए थे और विपक्ष में 23 मत पड़े थे। और देखिए, समान नागरिक संहिता क्या है? ये पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी, यानी कि पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सबके लिए केवल एक ही कानून रहेगा। तो ये समान नागरिक संहिता जो है ये सुनिश्चित करेगी, जो कि सभी धार्मिक और आदिवासी समुदाय पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि संपत्ति, विवाह, विरासत और गोद लेने के आदि में लागू होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। यानी कि सभी धर्म के लिए जो है विवाह का एक ही कानून होगा। ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, इसको याद रखेगा। अनुच्छेद 44 जो है ये राज्य के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान कानून नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और देखिए इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सरकार को सभी समुदायों को, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उन सभी को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो कि वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानून के द्वारा शासित हैं। हालांकि इसे याद रखेगा कि जो अनुच्छेद 44 है ये राज्य के नीति निर्देशक का एक जो है सिद्धांत है। इसका मतलब ये कि ये लागू करने योग्य नहीं है, बस इसको ऐसे ही जो है सिद्धांत के रूप में डाल दिया गया है कि पूरे भारत में सबके लिए कानून हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने देखा होगा कि हिंदुओं को केवल एक विवाह करने की आज्ञा है, जो ये कानून वगैरह हैं जिसके बारे में मैंने बताया आपको अभी। और मुस्लिम जो है ये कई सारे विवाह कर सकते हैं, और कई अन्य धर्मों के लिए जो है विवाह के अलग अलग नियम हैं। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूरी तरीके से भारत में लागू हो गया तो पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए हर चीज़ के लिए एक ही कानून होगा, चाहे शादी हो चाहे अन्य चीज़ का हो। तो क्या आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू हो पूरे भारत में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपके हिसाब से पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सही है या गलत है। जल्दी से भाई मैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगा। छठवां प्रश्न कि हर साल किस तिथि को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 11 दिसंबर को हर साल हम यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। देखिए ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए सहायता प्रदान करता है। देखिए यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और इसके महानिदेशक हैं कैथरीन एम रसेल, और इसके टोटल 192 सदस्य देश हैं। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल माउंटेन डे भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल हम 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। और देखिए पहाड़ के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया था, और इसके बाद से फिर 11 दिसंबर 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाने लगा। तब से ये हर साल कंटिन्यूअस मनाया जा रहा है। तो 11 दिसंबर को हम इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते हैं। और आठवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस को हम जो है हर साल 12 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस पहली बार 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस को यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे को हम कब मनाते हैं? तो देखिए इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे को हम 12 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। और 2022 के लिए इसकी थीम है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर ऑफ ऑल। देखिए 12 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया था। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में संचालित होने वाले इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का 39वां संस्करण की स्थिति को आयोजित किया गया। तो देखिए इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी कि इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का जो 39वां संस्करण था, ठीक है, ये 8 से 19 दिसंबर 2022 तक जो है आयोजित किया गया। और देखिए आपको बता दूं ये गश्ती अभियान 15 से 16 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के साथ आयोजित किया जाएगा, और इसके बाद फिर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में संपन्न होगा। देखिए भारत की तरफ से इस अभ्यास में INS करमुक के साथ L-58 जो कि एक स्वदेशी निर्मित जो है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज है, और डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है इन दोनों ने भाग लिया। और देखिए इंडोनेशियाई पक्ष का प्रतिनिधित्व जो है इसमें पट्टीमुरा क्लास कॉर्वेट के कप्तान जिनका नाम है KRI कटन्याकदीन ने किया। तो याद रखिएगा कि रिसेंटली जो है 8 नवंबर को एक जो है इंडिया इंडो कॉर्पोरेट अभ्यास जो है शुरू हुआ है, और 19 दिसंबर तक चलेगा। ये 29वां संस्करण होगा इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का। देखिए वैसे तो भारत बहुत सारे देशों के साथ कॉर्पोरेट अभ्यास करता है, लेकिन अभी फिलहाल एक ही याद रखिए कि इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि इंडिया इंडो कॉर्पोरेट का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस स्थान पर नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड कहाँ पर हुई?
तो देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक प्लेस है जिसका नाम है अराकोडम। अराकोडम में नौसेना के पायलटों की जो है पासिंग आउट परेड जो है आयोजित की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए 9 दिसंबर की यह घटना है। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना के अधिकारियों के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन तमिलनाडु के अराकोनम में INS राजली में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल में किया गया था। और देखिए रियर एडमिरल विक्रम मीनन ने प्रशिक्षण पूरा होने पर 9 अधिकारियों को प्रतिष्ठित विंग सौंपे और इस 22 सप्ताह के दौरान अधिकारियों को भारतीय नौसेना स्क्वाड्रन में 561 में गहन उड़ान और जमीनी प्रशिक्षण दिया गया। 12वां प्रश्न की G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? तो देखिए G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की जो पहली बैठक है ये बेंगलुरु में आयोजित होगी और इसमें भारत की अध्यक्षता देखिए भारत की अध्यक्षता में G20 की वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी की जो बैठक है ये 13 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगी और ये आयोजन होगा बेंगलुरु में। ठीक है, तो इसका आयोजन का डेट कब है? 13 तारीख से 15 दिसंबर, यानी कि आज 13 तारीख है तो आज शुरू होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा बेंगलुरु में। क्या? G20 की वित्त और सेंट्रल बैंक की डेप्यूटी की बैठक। और देखिए वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक इस सम्मेलन की सह मेजबानी करेंगे जो कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वित्त ट्रैक एजेंडे पर बातचीत की शुरुआत को चिन्हित करेगा। 13वां प्रश्न ये हाल ही में किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट रशीद रोवर लॉन्च किया? तो देखिए रशीद रोवर को लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। 11 दिसंबर 2022 को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने जो है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से पहली अरब निर्मित लूनर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के लिए जो है लॉन्च की और इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। देखिए जो आपका रशीद रोवर है इसका निर्माण संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के जो है मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा किया गया है और देखिए इसे जापानी चंद्र अन्वेषण निगम आई स्पेस के हाकुटो आर लैंडर के द्वारा जो है भेजा गया है। तो याद रखिएगा रशीद रोवर जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का जो है निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 यानी कि B20 इंडिया का अध्यक्ष बनाया, बताइए। और आपको बताना है कि गांधीवादी मूल्यों को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? देखिए जमनालाल बजाज पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है और ये कौन कौन सी श्रेणियों में दिया जाता है पूरा डिटेल कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता है तो कल का वीडियो प्लीज़ देख के रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि कल के वीडियो में इसके बारे में डिटेल थी और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। अगला प्रश्न है मिरेकल आप फेस योगा किसने लिखा है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया, बताइए। और अगला है कि हाल ही में किसे हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया, बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो इसको हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। और देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए हाल ही में एक संस्था है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो इसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। और देखिए बिहार में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। और देखिए बिहार में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।